स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार भी। पिछली क्लास में अपन ने जीन और डीएनए में संबंध पढ़ा था। आज अपन आपके जेड का टॉपिक है। अब टॉपिक वाइज इसको स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेल या कोशिका। सेल या कोशिका जिसको यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ या फिर सेल। तो देखो, कोई भी जीव है, किसी भी जीव का सेल या कोशिका के बिना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यानी जो भी सजीव होता है, जो भी जीव है, वो जीव किससे मिलकर बना है? तो वो जीव सेल या कोशिका से मिलकर के बनता है। देखो, जैसे अपना एक कमरा होता है, उस कमरे को अपन छोटी छोटी ईंटों से बनाते हैं। तो उस कमरे की जो मुख्य इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, वो क्या हो गई? ईंट। उसी प्रकार किसी भी जीव का जो शरीर होता है, वो जीव का शरीर सेल या कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। तो सजीव कोई भी जीव है, उसका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर के बना है। इसलिए इस कोशिका को जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ध्यान रखना, सेल को क्या बोलते हैं? सेल को किसी भी सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तो जीव की या सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल या कोशिका। अब देखो, पहले एक शब्द है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। तो साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका की संरचना। तो ये चीज ध्यान रखना, कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये साइटोलॉजी शब्द है, साइटोलॉजी शब्द हार्टविग ने दिया था। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? हार्टविग ने दिया था। इस साइटोलॉजी के फादर या जनक, साइटोलॉजी के फादर या जनक कौन है? तो साइटोलॉजी के फादर या जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक। ध्यान रखना, साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। अब देखो, कई बार पूछ लिया जाता है कि आधुनिक साइटोलॉजी के फादर कौन है? आधुनिक साइटोलॉजी के जनक तो आधुनिक साइटोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? सीपी स्वानसन। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है? सीपी स्वानसन। फिर भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन है? भारतीय साइटोलॉजी के जनक। तो ध्यान रखना, भारतीय साइटोलॉजी के जनक हैं ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा। तो कोशिका की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में। साइटोलॉजी के जनक या फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है? सीपी स्वानसन। और भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन है? ए.के. शर्मा। तो ये सामान्य बातें हैं
जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो, अपन बात करेंगे इसकी खोज की, डिस्कवरी ऑफ सेल या कोशिका की खोज। तो खोज आप सब जानते हो कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? तो सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के मर्द टुकड़े में देखा था और उसको सेलुला नाम दिया था। तो ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा। सेल को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कैसी थी? मृत सेल। कैसी थी वो? मृत सेल। और इसका नाम क्या दिया था रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक ने इसका नाम सेलुला दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था। और अपनी खोज का वर्णन इसने अपनी पुस्तक में किया। तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है वो है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कैसी थी? मृत थी। और इसको नाम क्या दिया था? तो इस मृत सेल को नाम इसने दिया था सेलुला। अब इस खोज का वर्णन इसने अपनी पुस्तक में किया था और पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। अब बात आती है, भाई रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो मृत थी, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इन एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। जीवित कोशिका को किसने देखा था? ल्यूवेनहोक ने। अब ल्यूवेनहोक ने कौन सी जीवित सेल को देखा था? तो ध्यान रखना, ल्यूवेनहोक ने स्तनधारियों के शुक्राणु, आरबीसी, जीवाणु आदि को देखा। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक ने कौन सी जीवित कोशिकाओं को देखा? तो ल्यूवेनहोक ने शुक्राणु, आरबीसी और जीवाणु को देखा था। तो ध्यान रखना, जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को। तो इसको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक, या फिर बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं इसको। जीवाणु विज्ञान को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? ल्यूवेनहोक। ये बात होगी सेल की खोज। अब देखो, अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन कोशिका सिद्धांत।
सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। तो देखो जो कोशिका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया था और वो वैज्ञानिक है स्लाइडन व स्वान। तो ध्यान रखना कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने। ये स्लाइडन है ये बोटनिस्ट था या फिर वनस्पति शास्त्री था और जो स्वान था ये जूलॉजिस्ट था। क्या था? जूलॉजिस्ट या प्राणी शास्त्री वैज्ञानिक था। तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने किया था। इस सिद्धांत में क्या बातें बताई गई हैं? तो इस सिद्धांत में 3-4 मुख्य बातें बताई गई हैं। वो क्या है? सभी सजीव कोशिका व इसके उत्पादों से बनते हैं। तो ध्यान रखना इस सिद्धांत में पहली बात क्या बताई गई है कि सभी सजीव कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना जो सेल है वो जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका या सेल सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फिर कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। तो ध्यान रखना कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। अतः सेल जीवों की आनुवंशिक इकाई होती है। तो ध्यान रखना कोशिका जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई होती है। अगली बात देखो प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। तो देखो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया था। क्या बताया गया इसमें कि सभी सजीव
सेल या कोशिका और इसके उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, अतः कोशिका सजीव या जीवों की आनुवंशिक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। यानी कोशिका अकेले स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकती है और समूह यानी मिलकर के भी कार्य कर सकती है। अब इसके बाद देखो 1855 में एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ये बात इसने बताई थी, रुडोल्फ विर्चोव ने बताई थी। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि जो नवीन कोशिकाएं बनती हैं या नई कोशिकाएं बनती हैं वो किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चोव ने बताई थी। अब देखो इसके बाद कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद कि ये जो कोशिका सिद्धांत है ये कौन कौन से सूक्ष्म जीवों पर लागू नहीं होता है। तो एक दो जीवों के मैं नाम लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस क्या है? कोशिका सिद्धांत क्या अपवाद है, यानी इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो भी जीवाणु है या प्रोकैरियोट सेल होती है, जीवाणु या प्रोकैरियोट सेल हैं, इन पर भी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसके अलावा एक उदाहरण ध्यान रख लेना, प्रोटोजोआ। तो विषाणु, प्रोकैरियोट कोशिकाएं और प्रोटोजोआ, इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी कोशिका सिद्धांत की क्या है? अपवाद है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो इसके बाद देखो अगला पॉइंट, साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल यानी कोशिका का आकार या कोशिका का आकार। तो देखो जो सामान्यतः कोशिकाएं होती हैं, सामान्यतः है कोशिका सामान्यतः है कोशिकाएं 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होती है। यानी सामान्यतः कोशिकाओं का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 0.5 माइक्रोन से
20 माइक्रोन तक होता है। अब देखो जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप सेल्स, ये अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। पादप कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में या व्यास में बड़ी होती है। तो पादप कोशिकाओं का सामान्यतः व्यास 15 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका, तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग या इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडाणु या ओवम होती है, अंडाणु या ओवम। ये तो बात होगी सबसे बड़ी सेल की। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का ओवम या अंडाणु। अब इसके बाद देखो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना, ये माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और इस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। देखो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। तो ध्यान रखना, कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होगा? तो वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होगी? तो ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा। एक और इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है? ये माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसी सेल है, एकमात्र ऐसी सेल है जो बिना श्वसन के जीवित रह सकती है, बिना श्वसन के जीवित रह सकती है। तो ये दो तीन चीजें हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको ध्यान रखनी है। एक तो सबसे जीवित छोटी कोशिका कौन सी होती है, यानी जीवित सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसी कोशिका है जो बिना श्वसन के जीवित रह सकती है। तो ये सबसे बड़ी सेल हो गई, ये सबसे छोटी। अब इसके बाद सबसे लंबी सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो ध्यान रखना, सबसे लंबी सेल होती है वो है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अब इसके बाद मानव की बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है मादा युग्म। और मादा युग्म क्या होता है? ओवम
या अंडाणु, मादा युग्मक या अंडाणु। अंडाणु या ओवम है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है। अब यदि मानव की सबसे छोटी सेल की बात करें, मानव की सबसे छोटी सेल, तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो याद रखना नर युग्मक। कौन सी है? नर युग्मक। और नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु। तो मानव शरीर की सबसे छोटी सेल क्या होती है? शुक्राणु। और सबसे बड़ी सेल क्या होगी? अंडाणु। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है, इनको आपको इसमें से ध्यान रखना है। धन्यवाद।